हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स डेली। आज के दिन हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके लिए लाया गया है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो से, सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला न्यूज है वो है वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है उनसे रिलेटेड ये न्यूज है। तो आखिर क्या है ये न्यूज, कौन है अभी वर्तमान में स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर? तो ये मिनिस्टर है जयंत चौधरी। ठीक है, ये मिनिस्टर है जयंत चौधरी। तो आखिर न्यूज क्या है इनसे रिलेटेड? तो न्यूज है कि जयंत चौधरी यानी मिनिस्टर साहब के द्वारा जो है एक वेबसाइट का इनॉग्रेशन हुआ है, जिस वेबसाइट का नाम है DBIM कंप्लाइंट वेबसाइट। ठीक है, DBIM कंप्लाइंट वेबसाइट। अब ये DBIM क्या है? तो डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल। ठीक है, यानी सरकार की जितनी भी वेबसाइट है, क्योंकि वर्तमान सरकार क्या है, डिजिटल इंफॉर्मेशन पे ज्यादा वर्क कर रही है, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा वर्क कर रही है। क्योंकि 2014 में जब सरकार आई थी उसका एक ही नारा था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप तो कम होगा लेकिन लोगों को बेहतर शासन मिलेगा, बेहतर प्रशासन मिलेगा। अब ये कैसे संभव है बिना टेक्नोलॉजी का? यानी जो गवर्नमेंट मिनिमाइज कर रही है खुद को, उसकी जगह ले रहा है टेक्नोलॉजी। तो आज के टाइम में हर मंत्रालय का अपना अपना वेबसाइट है, अपना अपना इंफॉर्मेशन सबने डाला हुआ है। उसी वेबसाइट को यानी कि डिजिटल सरकार के को ब्रांड आइडेंटिटी के लिए, ब्रांड के प्रमोशन के लिए जो है इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। ये दो मंत्रालय ने मिलकर के ये काम किया है। लॉन्चिंग तो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा किया गया है, लेकिन इसको बनाया गया, डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी के द्वारा। माइटी के जो मंत्री हैं वो हैं वर्तमान में अश्विनी वैष्णव। ठीक है, वो कौन है? अश्विनी वैष्णव, ये मंत्री हैं वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। तो दोनों मंत्रालय ने मिलकर के जी इस पे काम किया है। और जो डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल है, यानी किस तरह से सरकार के सभी वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाया जाए, सबको जो है ब्रांड आइडेंटिटी मिले, इसके लिए ये वेबसाइट को तैयार किया गया है। तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स है, सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है इस वेबसाइट पे जाकर के लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहां से निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सरकार में जो है लोगों के लिए जो जानकारी जो है, गलत फहमी पे विश्वास ना करे, जो अफवाह हो रही है उस पर विश्वास ना करे, सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए जितने भी मंत्रालय हैं सबको इंटीग्रेट किया गया है और इस वेबसाइट पे आप जाके उसकी जानकारी ले सकते हैं। ये वेबसाइट जो बनाया गया यूनिफाइड एंड सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल इकोसिस्टम के लिए, आप डिजिटल इकोसिस्टम का एक पार्ट है, बन चुके हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको 10-12 साल पहले जाति, आवासीय आय ये प्रमाण पत्र बनाने होते थे तो आप कैसे बनवाते थे? आप अपने संबंधित ब्लॉक में जाते थे, आवेदन देते थे और 1 महीने 1.5 महीने के बाद जो है आपका और बन करके तैयार होके आता था। लेकिन आज के टाइम में आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में और आपको ब्लॉक जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका पेपर वर्क कंप्लीट है तो आपको आपके मेल पर ही सारे सर्टिफिकेट्स बना करके भेज दिए जाएंगे और उसे डाउनलोड करके आप किसी भी सरकारी कार्यालय में दे सकते हैं, वो मान्य होता है। तो ये है डिजिटल एम्पावरमेंट का नतीजा, रिजल्ट है। तो आप जो है एक डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं और जो देश में अभी के टाइम में चल रहा है, वर्तमान सरकार की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को डिजिटली इनेबल्ड किया है सरकार ने। ठीक है, तो इसी सब के रिगार्डिंग जो है ये वेबसाइट को लॉन्च किया गया था ताकि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीजें, सरकार के वेबसाइट से रिलेटेड सारी चीजें जो एक ही जगह पे लोगों को पहुंच जाए। इस पे जो है हर व्यक्ति अपने भाषा के अनुसार जो है अपनी जानकारी वहां पे देख सकता है। आप मराठी जानते हो, गुजराती जानते हो, कन्नड़ जानते हो, तेलुगु जानते हो, हिंदी जानते हो, संस्कृत जानते हो, इससे कोई मतलब नहीं। इस वेबसाइट पे एक टूल लगा हुआ है जिसका नाम है भाषिनी। भाषिनी, इस टूल का काम क्या है? ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन टूल है जो लैंग्वेज टूल की तरह काम करता है। यानी कि इस पर आप जिस भी भाषा में आप जानना चाहेंगे उसी भाषा में जो है आपको इसके द्वारा बताया जाएगा। तो ये DBIM कंप्लाइंट वेबसाइट लॉन्च किया गया है जयंत चौधरी जी के द्वारा। ये इनिशिएटिव जो लिया गया था डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल का वर्जन 3.0 शुरू किया गया माइटी के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री हैं अभी वर्तमान में अश्विनी वैष्णव। दूसरे न्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि राज्य सरकार ने माता कर्मा के नाम से 5 रुपए का
पोस्टेज स्टाम्प लॉन्च किया है। तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है माता कर्मा के नाम से ये 5 रुपए का पोस्टेज स्टाम्प लॉन्च किया गया। अब माता कर्मा कौन थी? तो माता कर्मा एक महान संत थी और समाज सेवी थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में इनके काफी सारे अनुयायी हैं। ठीक है, ये साल जो है इनका 1009वां वर्ष था इनके जन्मदिन का। छत्तीसगढ़ के ये माता कर्मा का जो नाम है वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ता थी और काफ़ी सारी इनके बारे में कथाएं भी कही जाती है कि भगवान कृष्ण को ये खिचड़ी का भोग लगाती थी, उनके घर पे जाते थे खाने के लिए। और आज भी जो है भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, उनके प्रसाद में खिचड़ी जो है माता कर्मा के वजह से ही ऐड किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी सारी कथाएँ हैं उनसे रिलेटेड। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान सीएम है वो है विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय। ठीक है, चलिए, तो ये कर्माबाई के बारे में, माता कर्मा के बारे में आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है 5 रुपए का पोस्टेज स्टाम्प जो है लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस एनबीएफसी के साथ एमएसएमई और ईवी के फाइनेंस के लिए समझौता किया है? तो अभी वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक, नाम याद रखेगा, एडीबी ने एनबीएफसी, एनबीएफसी का क्या फुल फॉर्म होता है? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी कंपनी है? ये श्रीराम फाइनेंस। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस के साथ समझौता हुआ है एडीबी बैंक का। किसके लिए? एमएसएमई और ईवी के फाइनेंस के लिए। एमएसएमई आप जानते हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, छोटे उद्योगों को 3 श्रेणी में सरकार विभाजित करती है, माइक्रो, सूक्ष्म, स्मॉल, लघु और मीडियम मध्यम उद्योग। ठीक है, और ईवी हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स परचेज करना चाहते हैं या एमएसएमई के फील्ड में काम कर रहे हैं, उद्योग धंधे छोटे छोटे लगा रखे हैं, उनको फाइनेंस करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है समझौता किया है ताकि श्रीराम फाइनेंस अच्छे से उसका फाइनेंस कर सके। श्रीराम फाइनेंस तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है और एडीबी के बारे में हम जानते ही हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है? तो एडीबी का जो हेड क्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए इस बैंक को शुरू किया गया था। अभी वर्तमान में जो है मनीला, फिलीपींस में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग पीरियड है वो है 19 दिसंबर 1966। ठीक है, 19 दिसंबर 1966 को इसको शुरू किया गया था। इसके जो चेयरमैन है वर्तमान में, यानी जो हेड है, मुखिया है, वो है मासातो कांडा। ठीक है, मासातो कांडा। ठीक है, एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन है, आखिर कौन सा उद्योग मीडियम होगा, स्मॉल होगा, मीडियम होगा, स्मॉल होगा, माइक्रो होगा, इसके लिए सरकार नए बजट में जो है कुछ प्रोविजंस लेके आए हैं। मतलब पहले जो लिमिट था उसको इंक्रीज कर दिया गया है। जैसे पहले माइक्रो इंटरप्राइजेज जो है वो 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी को कहते थे, लेकिन इसको इंक्रीज करके अब 2.5 करोड़ कर दिया गया है। तो 2 आधार पे जो है तीनों कंपनीज का विभाजन होता है, या तो इन्वेस्टमेंट के आधार पे कि इन्वेस्टमेंट जिसका आज के टाइम में 2.5 करोड़ तक है वो माइक्रो है, या टर्नओवर के हिसाब से। तो टर्नओवर आज के टाइम में माइक्रो का 10 करोड़ रुपया। इस एग्जाम में आपसे पूछ सकता है जो माइक्रो का जो टर्नओवर लिमिट्स है वो कितना रखा गया है। तो 10 करोड़ तक यदि किसी कंपनी का टर्नओवर है तो उसको माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा। स्मॉल में क्या है? 25 करोड़, यानी 2.5 करोड़ से 25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल में रखा जाएगा। और यदि टर्नओवर 100 करोड़ तक चला गया, 100 करोड़ तक का टर्नओवर है तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज में रखा जाएगा। मीडियम में क्या है? अगर 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 25 से 125 करोड़ के बीच में उसका इन्वेस्टमेंट है तो मीडियम में रखा जाएगा। यदि उसका 100 से 500 करोड़ का टर्नओवर है तो उसको मीडियम में रखा जाएगा। ठीक है, या तो टर्नओवर या तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सरकार क्लासिफाई करती है और इस बार के बजट में जो है इसको इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है?
हाल ही में जापानी कंसोर्टियम ने किस राज्य में ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन के प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो जापानी कंसोर्टियम, कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है? एक कंपनी नहीं, कंपनी का समूह। ठीक है, कंपनी का समूह, जापान के कुछ कंपनियां मिल करके ओडिशा में इन्वेस्ट करेगी और वहां पे क्या लगाएगी? ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन के लिए प्लांट लगाने वाली है। कहां पे? उड़ीसा में जो है इसको लगाया जाना है, उड़ीसा में इसको लगाया जाता है। ठीक है, ग्रीन अमोनिया क्या होता है? ग्रीन अमोनिया की सबसे बड़ी खासियत है कि ये जब जलता है तो CO2 रिलीज नहीं करता है। ठीक है, CO2 कार्बन इमिशन नहीं करता है, इसलिए आज के टाइम में जो है बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रीज में और आने वाले समय में एज ए फ्यूल जो है इसका यूज किया जाएगा। इस कारण से अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है अमोनिया प्लांट्स बनाने की घोषणा की गई है और उड़ीसा में ये बनेगा। ठीक है, अगर उड़ीसा की अगर हम बात करें तो CM कौन है अभी वर्तमान में? मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी, और गवर्नर है हरि बाबू खंबापति। हरि बाबू खंबापति जो है वर्तमान में जो है इसके गवर्नर है ओडिशा के। ठीक है, समझ गए? चलिए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जापान की अगर हम बात करें तो जापान का अगर हम पूरे दुनिया में देखें तो ये जो है छोटा सा कंट्री है जापान, लेकिन दुनिया की अभी 4th इकोनॉमी है, चौथी अर्थव्यवस्था है। आप समझ सकते हैं इसका जापान ने कितने तेज गति से तरक्की की है, और जापान का जो डिसिप्लिन है, जो ऑनेस्टी है, वो पूरी दुनिया जानती है। क्वालिटी के कारण पूरी दुनिया में जापान का नाम है। ठीक है, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है अभी शिगेरू इशिबा, जापान में जापानी येन चलता है, कैपिटल टोक्यो है जापान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत की कौन सी स्टील कंपनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्टील कंपनी बन गई है? तो भारत की न्यू दिल्ली बेस्ड जिंदल स्टील कंपनी है। ठीक है, जिंदल स्टील कंपनी, JSW स्टील कंपनी जो है ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्टील कंपनी बन गई है। इसका जो है $30 मिलियन से ज्यादा का जो है इसका वैल्यूएशन आंका गया है। भारत के जो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यूएबल कंपनी वो टाटा स्टील है, टाटा स्टील है। ठीक है, तो जिंदल स्टील के बारे में थोड़ा सा और जानना है। 2 महत्वपूर्ण पर्सन है जिंदल स्टील में जिनके बारे में जानना है। ये जिंदल स्टील के ऑनर के सुपुत्र है, और ये जो है उनके वाइफ थी। इनका नाम है सावित्री जिंदल। ठीक है, इनका नाम है सावित्री जिंदल, और ये भारत की सबसे अमीर महिला है, भारत की सबसे अमीर महिला है, रिचेस्ट लेडी इन इंडिया। ठीक है, नवीन जिंदल के बारे में आपको पता होगा कि 2002 से पहले कोई भी भारतीय भारत में रहने वाले लोग ही जो है कुछ खास दिन को छोड़ करके झंडा नहीं फहरा सकते थे, उनको ये अधिकार ही नहीं था। नवीन जिंदल ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और तब जाके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ 26/1/2002 के बाद से कोई भी भारतीय जो है एक ऑनर के साथ, एक डिग्निटी के साथ जो है फ्लैग को होइस्ट कर सकता है अपने कंपनी में, अपने आवास में, अपने गाड़ियों में, एक उचित सम्मान के साथ। ठीक है, तो फ्लैग कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये नवीन जिंदल जी के प्रयासों से ही आया है। वर्तमान में ये सांसद हैं। ठीक है, सांसद है कहां के? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हरियाणा के। ठीक है, कुरुक्षेत्र हरियाणा के बीजेपी पार्टी की तरफ से जो है ये सांसद है। नाम है इनका नवीन जिंदल। ठीक है, नवीन जिंदल। ठीक है, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा लॉन्च किया गया बैंकनेट का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो बैंकनेट जो है मेनली बनाया गया है NPA ऑक्शंस को आसान करने के लिए। NPA क्या होता है? तो NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट? तो यदि 90 दिन तक किसी लोन का EMI या इंटरेस्ट या मूलधन नहीं जाता है तो लोन NPA की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, 2002 के सरफाइसी एक्ट के बाद से, सरफाइसी एक्ट के बाद से कोई भी बैंक स्वतंत्र है कि 3 महीने के बाद जो है उसके
नोटिस दे और उसके विभिन्न चरण है, उसके बाद बैंक खुद से ही नीलामी का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, उन्हें कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो ऑक्शन होता था या लेनदारों के संपत्ति का, इस ऑक्शन को आसान बनाने के लिए जो है बैंक नेट शुरू किया गया, बैंक ऑक्शन नेटवर्क। क्या नाम है इसका? बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क। बैंक का जो संपत्ति हो गया उसके ऑक्शंस के लिए जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ताकि जो ऑक्शन हो, ऑक्शन को क्या बनाया जा सके? इजी, आसान और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनाया जा सके। ठीक है, इसके लिए जो है ये ऑक्शन और ये पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आर.के. श्री कुमार को संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया है। इसका संबंध किन वाद्य यंत्रों से है? तो आर.के. श्री कुमार को जो है वायलिन के लिए जो है ये अवार्ड मिला है, संगीत कलानिधि अवार्ड मिला है द म्यूजिक एकेडमी के द्वारा। ठीक है, द म्यूजिक एकेडमी के द्वारा जो है इनको संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट बनी है वो है दिल्मा वाना रसिफ। ठीक है, दिल्मा वाना रसिफ ये रीअपॉइंट की गई है। ठीक है, री इलेक्ट हुई है, दोबारा से इन्हीं को चुना गया है। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसको पहले ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता था। ठीक है, पहले ब्रिक्स बैंक कहा जाता था। तो ब्रिक्स देश जो है, ब्रिक्स देशों के डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंस के लिए जो है ब्रिक्स के इसकी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। और इसी का जो है ये बनाया गया है, फिर से प्रेसिडेंट बनाया गया है किनको? तो दिल्मा वाना रसेफ को। ब्रिक्स के बारे में आप लोग जानते हैं, ब्रिक्स में जो है पहले 5 सदस्य होते थे, लेकिन अब जो है नए 5 सदस्य जो है ऐड हो चुके हैं। तो अभी वर्तमान में जो सदस्य टोटल जो है अभी 10 सदस्य हैं ब्रिक्स में। टोटल सदस्य कौन कौन से हैं? पहला ब्राजील, दूसरा रसिया, तीसरा इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और नए जो देश बने हैं उसमें आ गया इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ब्रिक्स के सदस्य बन गए हैं। 2 प्रश्न और पूछा जा सकता है। 2024 में मीटिंग्स कहाँ हुई थी? तो कजान, रूस में। और 2025 में मीटिंग्स कहाँ होनी है? तो वो ब्राजील में होनी है। ठीक है, ब्राजील में होनी है। तो इतना आप ब्रिक्स के बारे में ध्यान रखेंगे। वर्तमान में 10 सदस्य हैं, 5 नए सदस्य जुड़े, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई। ठीक है, ये ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना 4 जो है फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा और पिछले 2024 में ये 5 कंट्री और जुड़ गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अशोक कुमार ठाकुर इंटैक के चेयरमैन चुने गए। इंटैक का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो इंटैक का मुख्य कार्य है हेरिटेज को संरक्षित करना। इंटैक जो है एक सोसाइटी के तौर पे काम करता है। इंटैक का जो फुल फॉर्म होता है वो है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ठीक है, तो भारत में जितने भी कला और संस्कृति से संबंधित स्थल है उन सब को, विरासत वाले सभी स्थलों को जो है संरक्षित करना, लोगों को जागरूक करना, ठीक है, समाज में जागृति बढ़ाना जो है इस संस्था का प्रमुख कर्तव्य है। ठीक है, चलिए कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो है यूनाइटेड किंगडम में जो है शुरू किया, ये इस बार ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें अच्छी बात ये है कि मेंस और वुमेन्स दोनों में ही भारत की ही जीत हुई है। ठीक है, भारत ही जीता है। ठीक है, किसमें? मेंस में भी और वुमेन्स में भी। ठीक है, तो पुरुष में के जो कैप्टन थे वो थे कैप्टन पवन, और वुमेन्स की जो कैप्टन थी कैप्टन रितु नेगी। ठीक है, ये जो कबड्डी का ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो इंटरनेशनल संस्था है, हर खेल का एक इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल कबड्डी
फेडरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर राजस्थान में है। ठीक है, और वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो हैं विनय कुमार तिवारी। ठीक है, विनय कुमार तिवारी जो है वर्तमान में चेयरमैन है इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के। ठीक है, इसको वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन भी बोला जाता था। इस खेल में क्या है सबसे ये अच्छी बात क्या है, 2025 में मेल और फीमेल दोनों में ही जो है भारत की जीत हुई है। यूनाइटेड किंगडम में जो है फाइनल ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च के दिन ही 23 मार्च 1950 के दिन ही जो है वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का गठन किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन गठन किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए तो 23 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, इस बार का जो 2025 का जो थीम था, ठीक है, थीम याद रखिएगा, क्लोज द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ठीक है, क्लोज द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर इस बार का 2025 का थीम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। अब 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 मार्च 1882 को ही डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। 2025 का जो थीम था, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा टीबी पेशेंट्स हैं और लार्जेस्ट टीबी बर्डन है। टोटल ग्लोबल केस जितने होते हैं, दुनिया भर में जितने टीबी केसेज होते हैं उसमें 26% भारत में होते हैं, और जितने डेथ होते हैं टीबी से उस 29% टीबी से रिलेटेड डेथ भारत में होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। भारत सरकार ने जो है 2025 तक टीबी खत्म करने का जो है प्रयास किया था, लेकिन अभी भी काफी केसेस बचे हुए हैं। ठीक है, टीबी मुक्त भारत का प्रयास किया था, स्लोगन दिया था, 2025 तक का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 2025 का टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य था। ठीक है, तो बैक्टीरिया का नाम आप जान गए होंगे। टीबी किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कॉफिंग ड्रॉपलेट और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर फ्रॉम पेशेंट। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स है? तो सबसे बड़ा सिम्टम जो है खांसी वगैरह है, चेस्ट पेन, वीकनेस, ये सब है, क्योंकि सबसे ज्यादा लंग्स पे इसका असर पड़ता है। ठीक है, एक प्रोग्राम भी चलाया गया, निक्षय प्रोग्राम। निक्षय प्रोग्राम में क्या है? तो निक्षय प्रोग्राम में पोषण के लिए 1000 रुपये जो है प्रति माह जो है पेशेंट्स को दिए जाते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे जो ट्रीटमेंट्स वगैरह जो है, दवा वगैरह ट्रीटमेंट्स, ये सब जो है सरकार की तरफ से मुहैया कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वर्ल्ड अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? ये रिवीजन क्वेश्चन है। वर्ल्ड अर्थ आवर डे जो है हर साल 22 मार्च को इस बार मनाया गया है। हर साल जो है लास्ट सैटरडे, यानी कि ज़्यादातर लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, ठीक है, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को मनाया जाता था। ठीक है, 8:30 से 9:30 बजे तक का टाइम जो है अर्थ आवर से रिलेटेड होता है। इस समय जो है सभी दुनिया के सभी लोग जो हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो किस संस्था के द्वारा बनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का। ठीक है, और शुरुआत सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हुआ था इसका मनाने का। ठीक है, चलिए हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा संस्करण? ये भी रिवीजन क्वेश्चन है। तो इस बार का जो संस्करण था वो 59 था, 59th अवार्ड था ज्ञानपीठ पुरस्कार का। साहित्य के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, और विनोद कुमार शुक्ल जो है ये छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और साथ ही 12वें व्यक्ति हैं जिनको हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार
मिला है। ठीक है, याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, आज सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है भारत में। ठीक है, चलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम लोगों ने पीछे भी चर्चा की। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, मनीला फिलीपींस में है। 19 दिसंबर 1966 को इसका गठन किया गया था। मसातो कांडा जो है इसके वर्तमान में जो है ये चीफ है। ठीक है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर। तो मेनली इसका गठन जो किया गया था वो एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में उन्नति के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंस करने के लिए इसको चुना गया था, बनाया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख चुके हैं। इसका जो पीडीएफ होगा आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन निश्चित रूप से आप डाउनलोड कर ले, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि एप्लीकेशन पे और भी कई सारे फ्री वीडियोज होते हैं, फ्री पीडीएफ्स होते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दृष्टिकोण आईएएस का लक्ष्य सिर्फ आपको तैयार करना है। ठीक है, आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयार करना है। तो बी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर एग्जाम। नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।